हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए पूरे जो है हिंदी इसका निचोड़ लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो कल जो आपका एग्ज़ाम है इसमें से क्वेश्चन जो है कि सभी के जो सभी टच करेगा, ठीक है ना। तो देर नहीं करके चलिए हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है यानी जो चैप्टर है ये दही वाली मंगमा है। इसकी जो पॉइंट है, इस कहानी के कथाकार जो है श्रीनिवास जी है, ठीक है ना। और श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लेकर है। श्रीनिवास जी का जो जन्म कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था, ठीक है ना। और इस कहानी के अनुवादक, इस कहानी का मतलब है दही वाली मंगमा, इस कहानी के अनुवादक जो है ना BR नारायण जी हैं, ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्तिक वेंकटस यायांगर है, ठीक है ना। और दही वाली जो है दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती थी, जो माँ थी वो बेंगलोर जाती थी। मंगमा का जो गांव था अवलूर के पास था उसकी गांव, और मंगमा की बहू के नाम था नजमा, ठीक। और मंगमा के गांव के एक जुआरी का नाम था जो रंगप्पा था, ठीक। चलिए अगला जो है, मंगमा के गांव के रास्ते के कुएं का नाम था अमराई का कुआं, ठीक है। चलिए मंगमा के मखमल के ब्लाउज की कीमत 8 रुपया थी। और इसके एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। मंगमा ने अपनी बहू नजमा से कहा, क्यों रे राक्षसी, बच्चे को मार डालेगी क्या, ठीक है ना। इस बात को लेकर उन लोगों में लड़ाई हो गई थी। चलिए अगला जो पॉइंट है, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो देखिए, मंगमा का अपनी बहू नजमा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मंगमा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में करना चाहती थी, इसलिए वो दोनों में हमेशा विवाद होते रहता था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो देखिए, रंगप्पा मंगमा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मंगमा के पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। तो नजमा जो बहू थी, अपनी सास मंगमा को मनाने के लिए अपने बेटे को सास के पास भेज दिया करती थी, ठीक है। के बाद सास भी मान गई थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इस कहानी की कथावाचक कौन है और उसकी परिचय दीजिए, ठीक है ना। इस कहानी की कथावाचिका जो है मस्तिक वेंकटस यायांगर है, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, मंगमा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलोर शहर में दही बेचती थी। मंगमा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मंगमा की अपनी बहू नजमा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मंगमा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो यह कहानी एक विधवा औरत मंगमा की है जो अपनी जीवन यापन के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने के लिए जाती है। इस कहानी के मुख्य पात्र मंगमा, एक बेटा और एक बहू और एक पोता है। दही बेचकर जो पैसे भी कमाए करती है, उससे उसका जो है उपयोग कर घर के कार्य करती थी। यानी मंगमा जो है दही बेचती थी और उससे जो पैसा मिलता था अपने घर को चलाती थी। परंतु एक दिन उसकी बहू नजमा से जो है उसके साथ विवाद हो जाता है, और जिसके कारण मंगमा अलग खाना बनाकर खाती है। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाली घटना को दर्शाया गया है कि जब एक बेटे की शादी नहीं होती है तब वह माँ के बात मानता है, लेकिन शादी होने के बाद बेटे पर बहू का अधिकार हो जाता है।
चलिए अगला जो पॉइंट है, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? तो ये श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकटस अय्यंगार है। ठीक, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। दही वाली मंगमा पाठ के अनुवादक कौन है? तो बी.आर. नारायण जी हैं। और मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा का विवाद किससे था? तो बहू से। मंगमा बहू का नाम क्या था? मंगमा की बहू की क्या नाम था? तो वो नजमा थी। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो वो कन्नड़ भाषा की कहानी है। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो अपने पोते के लिए ले जाती थी। मंगमा कहाँ के रहने वाली थी? तो औलूर के पास एक गांव था, उसी के रहने वाली थी। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों की? मजबूरी से। अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में था। और मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बेंगलोर जाती थी। क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था? तो मंगमा ने कहा था। चलिए अगला जो है, नजमा मंगमा को कौन थी? तो बहू थी। रंगपा कौन था? तो जुआरी था, गांव का एक शौकीन जुआरी था। और उसके बाद है, मंगमा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? तो माँ जी के पास जमा करती थी। मंगमा का हाथ किसने पकड़ा था? तो रंगपा पकड़ा था। और मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो वो रंगपा मांग रहा था। चलिए अगला जो है, घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो मंगमा ने कहा था। मंगमा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? तो वो मखमल के। मंगमा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो 8 रुपये थी। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, मंगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मंगमा का अनुवाद किया है। चलिए अगला जो है, दही वाली पाठ जो है के केंद्र में कौन है? तो वो मंगमा होता है। दूसरा का पाठ देखिएगा यहाँ पर, ढहते विश्वास, जो कि उड़िया कहानी है। ठीक है ना। ढहते विश्वास कहानी के लेखक जो है सातकोरी होता है। सातकोरी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। ठीक है ना। सातकोरी का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है, इस कहानी के अनुवादक जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। लक्ष्मी के गांव पढ़ाकू लड़का निधि था, गुण निधि जिसका नाम था। स्वेच्छा सेवक दल गुण निधि ने बनाया था। बाढ़ आने का खबर सरपंच को बतानी थी। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक है ना। विपत्ति अकेले न आकर संग साथियों के साथ आती है, यह कथन ढहते विश्वास कहानी में है। ठीक है। चलिए आगे जो है पॉइंट, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसर ने पत्थर का बांध बनवाया था। लक्ष्मी का घर जो है देवी बांध के नीचे था। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। और यह कहानी उड़िया कहानी है। क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चे के साथ अकेले जीवन यापन करते थे, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। पति के कमाए गए धन से घर का खर्चा नहीं चलता था, इसलिए जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जल जीवन बाढ़ सूखा से कैसे प्रभावित रहा है। चलिए अगला जो ये पॉइंट था, इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। हमेशा दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयाँ होती है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की भीषणता को दर्शाता है। चलिए अगला जो है पॉइंट,
ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्य को चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। इस कहानी में आए बाढ़ के दृश्य काफ़ी भयावह थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए ऐसे नहीं बच पाता है और गांव में स्कूल तथा जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते हैं, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत भी पानी था, यानी छत पे भी पानी था। किसी तरह लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे। न जाने गांव के कितने लोग इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिए। चलिए आगे जो पॉइंट है, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक के सार्थकता जो है विचार करें। इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है। लोग का जो विश्वास है भगवान के प्रति था वह टूट चुका था, इसलिए इसका नाम जो है ढहते विश्वास रखा गया था। चलिए लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्र है। वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चे के साथ जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति कोलकाता में काम करता था। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश कर खुद और बच्चे को यहाँ से बाहर निकालती है। चलिए अगला जो है जीवन यापन के लिए, तो देखिए ये हम लोग देख लिए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब ढहते विश्वास कहानी जो है ना, इसके छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ढहते विश्वास कहानी के लेखक जो कौन है, तो वो सातकोरी होता है। ढहते विश्वास जो है उस कहानी के तो सातकोरी होता है ये है, और सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो उड़िया के हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। सातकोरी होता का जन्म कहाँ हुआ था, तो मयूरभंज में हुआ था। और किस लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तक जो है प्रकाशित हो चुके हैं, तो सातकोरी होता का है। ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। चलिए अगला जो है पॉइंट, जो ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा जो है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण होता है। लक्ष्मण कहाँ पर काम करता है, तो कोलकाता में काम करता है। चलिए अगला जो पॉइंट है, लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे, तो 1 बीघा लगभग छोड़ गए थे। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे, तो बांध के काम में मारे गए थे, ठीक है। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, तो देवी बांध के नीचे था। ढहते विश्वास कहानी में किस का प्रकोप दिखाया गया है, तो देखिए बाढ़ की प्रकोप को दिखाया गया है। लक्ष्मी का बड़े पुत्र का नाम रहता है अच्युत। चलिए अगला जो है, महाराजा ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे, तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती है, तो तहसीलदार साहब के यहाँ। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, तो उसका नाम था गुणनिधि। चलिए अगला जो पॉइंट है, बाढ़ आने का खबर सबसे पहले किसको बतानी थी, तो वो सरपंच साहब को बतानी थी। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे, तो 4 थे। लक्ष्मी के कितने बेटियां थी, तो वो 2 बेटियां थी या 2 बेटे थे, ठीक है। चलिए अगला जो है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित किया गया है, तो उड़ीसा को किया गया है। चलिए अगला जो है पॉइंट, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो टीले के नीचे है। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, तो वो चंद्रा था, शिवशंकर था, मकरा, सभी। चलिए अगला जो है, स्वेच्छा सेवक दल का संगठन किसने किया था, तो गुणनिधि ने किया था। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है, तो ढहते विश्वास की है। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है, तो ढहते विश्वास में है। और आगे देखिए, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो उड़िया भाषा से है। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो वो बांध की, जो कि दलई बांध की थी। चलिए अगला जो है पॉइंट,
लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो गुहाल में गई थी। घर पर 2 लड़कियां और साल भर का लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो वो लक्ष्मी थी। हल किराए पर लेकर बीघे पर जमीन में खेती करवाना था तो किसको? तो वो लक्ष्मी। तो अगला जो है क्वेश्चन है, देखिए माँ है। तीसरा का जो क्वेश्चन है पार्ट है वो माँ है, जो कि गुजराती कहानी है। इस कहानी के यानी माँ कहानी के लेखक और कथाकार जो हैं वो ईश्वर पेटलीकर हैं। इस कहानी के अनुवादक जो है गोपाल दास नागर है। मंगू के माँ के 4 संतान थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की कुसुम थी। मंगू के बड़ी बहन का नाम कम्मो था। मंगू की माँ के लिए अस्पताल एक गौशाला थी। चलिए अगला जो पॉइंट है, मंगू को अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी। मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। मंगू के अलावा उसके 3 भाई बहन थे। मंगू जो गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे। वो घर से बैलगाड़ी से ले गया था। मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और बड़े भाई गए थे। मंगू की याद में माँ भी पागल हो गई थी। माँ अस्पताल से घर वापस जो है घोड़ा गाड़ी से आई थी। चलिए अगला जो है पॉइंट, माँ अस्पताल से 10:45 PM यानी 11:15 बजे आई थी। मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में क्या जो फर्क है उसे अपने शब्दों में बताइए। देखिए यहाँ बात जो है मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य में व्यवहार में जमीन आसमान की फर्क था। माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, वह परिवार के अन्य सदस्यों मंगू को घर का बोझ समझते थे। लोग जो घर के अन्य सदस्य थे वो उसको बोझ समझते थे। वो चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में छोड़ दिया जाए या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक ठाक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इन्हीं बातों को सोचकर माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। वो समझती थी कि गौशाला है। चलिए अगला जो है पॉइंट, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ और परिवार और अन्य समाज के प्रतिक्रियाओं अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की बात करने लगे और सलाह देने लगे। लोग कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू को नहीं होगी। तभी बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं की और मंगू को अस्पताल भेजने के लिए हाँ कह दिया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, माँ कहानी के शीर्षक सार्थक पर विचार करें। देखिए माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील? विचार करें।
तो मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहाँ मरीज की ख्याल अच्छे से रखा जाता था। वहाँ एक दूसरे के दुख को समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए माँ जो है ना, इसका हम लोग छोटा छोटा पॉइंट देख लेते हैं। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजराती के। चलिए, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती। और माँ कहानी के अनुवाद कौन है? तो गोपाल दास नागर। माँ कहानी के प्रमुख पात्रा जो है मंगू है, ठीक। और देखिए मंगू जन्म से थी तो पागल और गूंगी थी। मंगू के माँ के कितने संतान थी? चलिए अगला जो है पॉइंट, मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थे? तो मंगू तो एक चौथा थी, ये बाकी इसके अलावा 3 गो थी। मंगू की बड़ी बहन कौन? तो कम्मो थी। और कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? तो माँ नहीं चाहती थी, ठीक। चलिए अगला जो है, माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला को। मंगू के गांव को कौन दूसरी पागल लड़की थी? तो वो कुसुम थी। किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो माँ ने नहीं किया था। चलिए अगला है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो वो अगहन का महीना था। मंगू के प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। चलिए अगला जो पॉइंट है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का। चौहत्तर अंदर किसको देखने जाने का नियम नहीं है? यह किसने कहा था? तो मैटून ने कहा था। मेटून ने कहा था, ठीक है ना। चलिए अगला जो है, मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? तो बड़े पुत्र को। मंगू कब से पागल थी? तो जन्म से पागल थी। चलिए अगला जो है पॉइंट, पागलों के अस्पताल में उपद्रव मरीज को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके रखा जाता था। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किए थे। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो 2 थी। रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? तो माँ ने कहा था। चलिए अगला जो है, मंगू की याद में कौन पागल हो गई? तो वो माँ थी। मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से ले जाया गया था? तो वो बैलगाड़ी से। मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस आ गई तो वो 10:45 यानी 11:45 बजे आई थी। चलिए अगला जो है पाठ है जिसका नाम है नगर। देखिए नगर कहानी के लेखक या कथाकार जो है सुजाता है। सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन है। सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। सुजाता का जन्म स्थान चेन्नई तमिलनाडु में है। चलिए अगला जो है पॉइंट, इस कहानी के अनुवादक जो है के जमुना है। इस कहानी के प्रमुख पात्र पपाती है और पपाती का उम्र 12 वर्ष थी। पपाती के गांव का नाम मुन्नाडी पट्टी था। पपाती की अम्मा का नाम वली अमाल था और पपाती मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। चलिए आगे जो है, पपाती की मां को कमरा नंबर 48 में सुबह 7:30 में बुलाया गया था। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए हुए थे। चलिए आगे जो है, उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावा डॉक्टर घनशेखर पल एवं नर्स जो है हेड नर्स मिरांडा थी। बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पपाती को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था।
बिना इलाज कराए वली अमाल अपनी पुत्री पपाती को लेकर बेदेश्वरी मंदिर में मन्नतें मांगते हुए वापस अपने घर लौट गई। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लेखक ने कहानी की शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पपाती के इलाज के लिए उसके माँ अस्पताल में परेशान किए गए हैं, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस से लिए कोई कार्य नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला जो है, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो देखिए, पपाती वली अमाल की पुत्री थी। वह इलाज के लिए गांव से शहर मुदेर लाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। तो बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी और उसने यह भी देखा कि लड़की की हालत काफ़ी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा गया। चलिए अगला, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? तो देखिए क्या है यहाँ पर, समझिएगा। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहाँ के अन्य कर्मचारी कार्यकुशल नहीं थे। वह बेड खाली नहीं के झांसा देकर पपाती को भर्ती नहीं करते हैं। शायद उस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य हो जाता था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वली अमाल चरित्र चित्रण कीजिए। वली अमाल का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है ना। तो वली अमाल इस कहानी की मुख्य पात्रा पपाती की अम्मा है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वह बहुत ही साहसी थी, क्योंकि वह अपने बेटी की गांव से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही शहर मदुरै चली गई है। ठीक है, अस्पताल में अच्छी व्यवस्था ना देखकर वापस अपनी बेटी को लेकर गांव चली आती है। चलिए अगला जो है पॉइंट देखिए, नगर कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता है। और सुजाता का जो है वास्तविक नाम एस जो है रंगराजन है। चलिए अगला जो है, सुजाता का जन्म तो 3 मई 1935 को हुआ था। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो के जमुना है। नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो तमिल भाषा में है। चलिए अगला जो है, किस लेखक के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता के। अगला जो है, पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कौन थी? तो मदुरै थी। और नगर कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? तो पपाती है। चलिए आगे जो पॉइंट है, पपाती किसकी पुत्री थी? तो वली अमाल की पुत्री थी। पपाती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था? तो मदुरै भेजा गया था। वली अमाल के गांव के क्या नाम था? तो मुनाडीप पट्टी था। चलिए अगला जो है, पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। किसके कहने पर पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई थी? तो बड़े डॉक्टर के कहने से पपाती अस्पताल में भर्ती भी नहीं हो पाई। बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़ कर आए थे? तो वो ब्रिटेन से पढ़ के आए थे। हेड नर्स का क्या नाम था? तो मिरांडा नाम था। वली अमाल को बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया था? तो सुबह 7:30 में बुलाया गया था। वली अमाल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था? तो 48 नंबर। पपाती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे पर वापस आई थी? तो पीले रंग के रिक्शा पर वापस आई थी। पपाती के लिए वली अमाल ने किस मंदिर में मन्नतें मांगी थी? तो वेदेश्वरी मंदिर में मन्नतें मांगी थी। चलिए आगे जो है पॉइंट,
तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो सुजाता की है। पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था। पपाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। चलिए आगे जो है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश थी। पपाती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष की पपाती थी। आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिट नाउ, ऐसा किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। चलिए आगे जो है, कहानी जो नगर कहानी है किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा से। वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो गांव के डॉक्टर जो है थे वही बोले थे। ठीक है, चलिए आगे जो है, लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी? तो वली अमाल जो है वही कोस रही थी। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, देखिए पाठ 5वां आ गया, धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह कहानी 3 बेटे दो रोटी और एक माँ की कहानी है। यानी पूछ सकता है कि धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी जो है 3 बेटे और 2 रोटी और एक माँ की कहानी है। इस कहानी के लेखक जो है सांवरदैया है। यह कहानी राजस्थानी कहानी है। इस कहानी के अनुवादक खुद सांवरदैया ही है। सीता के 3 बेटे कैलाश, नारायण और बिरजू रहते हैं। बिरजू, ठीक है ना, यहाँ पर बिरजू होगा। चलिए आगे देखिए, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? सीता अपने ही घरों में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते थे, ना उनके बेटे ना ही उनकी बहुएं। चलिए आगे जो है, पाली बदलने पर अपने दादी के जो है घर आने को खाने को लेकर बच्चे जो है बहुत खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता जो है नाखुश होते हैं। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारण बताइए। तो देखिए, बच्चे के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे जो है हर्षित होकर उसके आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएगी, हम साथ साथ खाएंगे। बच्चे के लिए दादी का सादगी और प्यार आनंदमय था, अतः वह खुश होते थे, पर उसके जो बेटे अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वो नाखुश होते थे। ठीक, चलिए अगला जो है, इस कहानी जो है, इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उससे धरती आकाश के बीच घुटन हुई। प्रसंग व्याख्या करें। यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह कहानी जो है राजस्थानी कहानी है। कहानी इस पाठ के लेखक जो है सांवरदैया है। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है, और उस समय उसके आँख के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसके धरती आसमान के बीच की घुटन की महसूस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सीता के चरित्र चित्र करें। तो सीता 3 बेटे 3 बहू एवं कई पोते पोतियों के एक विधवा औरत है, जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती है। अकेले बूढ़ी 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ को रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में एक दिन सीता घर छोड़कर चली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक सार्थक स्पष्ट करें। तो कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटे और उस बहुओं की यातनाओं सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व जीवन स्मरण हो जाता है। वह आकाश को
ओर दृश्य उठाकर देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। दो रोटियां ही सब कुछ नहीं है, इनके अलावा भी तो कुछ है, और वह अलावे वाली इच्छा तो दुख भोगने के बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यही कहानी का जो शीर्षक सार्थकता है। चलिए आगे जो है यहाँ पे पॉइंट देखिए, धरती कब तक घूमेगी के। देखिए धरती कब तक घूमेगी, इसका पाठ के लेखक जो है कौन है, सावरदैया है। और धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा से अनुदित है, तो ये राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा है। ठीक है, राजस्थानी भाषा है। सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं, राजस्थानी हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक जो है सावरदैया ही है। चलिए, धरती कब तक घूमेगी इस मुख्य पात्रा कौन है, तो सीता है। सीता के कितने पुत्र थे, तो 3 थे। सीता के बड़े लड़का का नाम था कैलाश। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम था बिज्जू था, बिज्जू। ठीक है, और कौन अपना काला ओढ़नी देखकर रुआंसी हो जाती है, तो वो सीता हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगता है कि आकाश अनंत नहीं है, तो सीता को महसूस होने लगता है। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी देने की यानी पाली बांधने की बात करती है, तो 50-50 रुपये देने की बात करता है लोग। ठीक, चलिए अगला जो है, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, तो 89 दिन वाले उस सीता को लगा था। ठीक है, चलिए आगे जो है, सीता रुआंसी क्यों हो गई, तो अपना काला ओढ़नी जो है देख के रुआंसी हो जाती है। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ की कहानी की पंक्ति है, तो धरती कब तक घूमेगी। चलिए अगला जो है पॉइंट, 3 बेटे की माँ कौन थी, तो सीता थी। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है, तो सामाजिक कहानी है। एक दिन घर छोड़कर कौन निकल गई, तो वो सीता थी। चलिए आगे जो है, सीता को रसमलाई किसने खिलाई थी, तो भंवरी खिलाई थी। सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए थे, तो वो राधा ने खिलाई थी। कैलाश की पत्नी कौन थी, तो राधा थी। चलिए, नारायण की पत्नी कौन थी, तो भंवरी थी। बिरजू जो थे, बिज्जू, ठीक है, बिज्जू याद रखिएगा लोग। बिज्जू की पत्नी कौन थी, तो वो पुष्पा थी। रोटी दो का खेल किस कहानी में बच्चे खेलते हैं, तो धरती कब तक घूमेगी। माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी, तो ये भाइयों ने बात किया था, तो बोला था लोग कि आज दोपहर से। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीनों भर इधर उधर लुढ़कते रहे, किसने कहा था, तो कैलाश ने कहा था। कौन अपने ही घरों में घुटन महसूस करती है, तो वो सीता थी। किस कहानी में रोटी का सवाल होता है, तो वो धरती कब तक घूमेगी। भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा, तो वो सीता थी।